तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान का जो आपका विषय है, उसका जो आपका सेकंड वाला बुक है। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस के दो बुक है, उसमें से जो आपका सेकंड वाला बुक है जिसके अंदर बेसिकली आप इंडिया के पॉलिटिक्स यानी भारत के राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो आपका चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 जो है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है, यानी चैलेंजेस ऑफ द बिल्डिंग नेशन, इस तरह से करके इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपका, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 का, जिसकी डेट शीट भी आ चुकी है, आपने देख लिया होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन यानी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपके लिए, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख लीजिए, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के आए हुए हैं। तो जो इस बार का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी ये जो क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। वीडियो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने। इसका लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है, यानी कि पहला वाला जो बुक है, उसके जो भी चैप्टर्स हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 हो गया, 4 हो गया क्योंकि थर्ड कटा हुआ है, उसके बाद 5th चैप्टर, 6th, 7th, 8th, 9th, इस तरह से सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमारा चैप्टर का नाम ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग बेसिकली बातें करेंगे ना, वो करेंगे 1947 के बाद, जब हमारा देश आजाद हो गया था ना, उसके बाद की बातें करेंगे बेसिकली, कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां आई हमें अपने एक भारत को बनाने में। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है वो पहले बटा हुआ था 565 रजवाड़ों के अंदर, ठीक है। उसको एक भारत, अखंड भारत बनाने में क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे हमने चुनाव करवाया, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, और उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो पहले मोटा मोटा भूमिका बांध देता हूं आपका इस चैप्टर का, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका सपोर्ट मटेरियल में से ही ले रखा है मैंने। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। यानी कि हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, और उसके बाद हमें आजाद किया कि भाई जाओ तुम लोगों को, अब हम लोग क्या करते हैं, गुलामी से आजाद कर रहे हैं। 200 साल तुम्हें हमने गुलाम बनाया, मस्त तुम्हें लूटा पाटा, तुम्हारा पे अत्याचार किया भारतीय लोगों पे, ठीक है। अब तुम्हें हम आजाद कर रहे हैं। कब आजाद किया उन्होंने हमें? 14-15 अगस्त सन 1947 को। वैसे 15 अगस्त 1947 को होता है, ठीक है, लेकिन 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइम हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन आजादी के साथ ही जो एक हिंदुस्तान था ना भैया, उसको दो हिंदुस्तान के अंदर बांट दिया गया। कैसे? इधर आपका पाकिस्तान बना दिया गया और इधर इंडिया बना दिया गया, ठीक है। एक पाकिस्तान आपका इधर साइड था और थोड़ा सा पाकिस्तान इधर भी था, जिसको आज वर्तमान समय में हम लोग बांग्लादेश भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आजाद भी किया गया और साथ ही साथ
हमें तोड़ भी दिया गया, यानी कि विभाजन का सामना भी करना पड़ा। और कुछ इस तरह के इमेजेस हमें देखने को मिले, कुछ अखबारों की कटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स नाम का अखबार था उस टाइम का, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या छपा था फ्रंट पेज के अंदर ही कि द एंड ऑफ द 20-year-old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरह की हेडिंग्स या हेडलाइन कह लीजिए छपी हुई थी। कुछ इस तरह की फोटोज हमें देखने को मिली कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा है या हिंदुस्तान का झंडा है, और यहाँ पर लोगों को भी बांट दिया गया, कई लोग पाकिस्तान चले गए, कई लोग जो है हिंदुस्तान में रह गए। तो विभाजन का सामना हमें करना पड़ा, दर्दनाक यहाँ पर हमें पार्टीशन देखने को मिला, विभाजन देखने को मिला, ठीक है। आप जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देख सकते हैं, ये शरणार्थियों से, रिफ्यूजीज से भरी हुई एक ट्रेन है 1947 के अंदर, देख रहे हैं कैसे अपने बोरिया बिस्तर लेकर के लोग जो है कई पाकिस्तान जा रहे हैं, कई हिंदुस्तान जा रहे हैं, एकदम देख रहे हैं एकदम खचाखच ये ट्रेन भरी हुई है। तो इस तरह से दर्दनाक चीजों का सामना भी हमें करना पड़ा था विभाजन के पश्चात, और हमें अपने देश को बनाना था भाई, हमारा देश टूटा हुआ था उस टाइम पे। तो उस देश को हमने आज एक देश अखंड भारत बना करके हमारे समक्ष आप देख पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बेसिकली चर्चा की गई है। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो इस चैप्टर से कई बार पेपरों के अंदर पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है ये, कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या है, ठीक है। तो ये है कुछ नहीं, ये एक भाषण है, ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया था, ये नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। देखिए क्या है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हो गया, यानी हमारा भारत आजाद हो गया था। हिंदुस्तान के पहले पीएम यानी कि जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जिनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, इसी रात को एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर हम लोग ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यानी कि हमारा देश आजाद हुआ था उसी रात को, 14-15 अगस्त की रात्रि जो थी यानी रात जो था, उसमें क्या हुआ कि नेहरू जी आए और एक प्रसिद्ध एक फेमस भाषण दिया उन्होंने, ठीक है। वो जो फेमस भाषण था ना, वो फेमस भाषण को हम लोग भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द लॉन्ग अवेटेड मीटिंग विथ द ब्रिज और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इस पेपर से कई बार पेपर में पूछ लेता है, इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से कई बार पेपर में पूछ लेता है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब कि ये मुस्लिम लीग ने दिया था ये, और मुस्लिम लीग का कहना था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब भारत एक कौम का देश नहीं है बल्कि 2 कौमों का देश है। मतलब हिंदू लोग जो होते हैं उनके लिए हिंदुस्तान बनाया जाएगा, और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक अलग से कौम यानी कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, इसका मेन चीज यही था, मतलब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत कहना यही चाह रहा था कि भारत एक कौम का देश नहीं है, मतलब किसी एक धर्म या एक जाति का देश नहीं है बल्कि 2 कौमों का देश है, ठीक है। एक तो हिंदुस्तान जो होगा आपका हिंदू लोगों के लिए होगा, और पाकिस्तान जो होगा आपका मुसलमान लोगों के लिए होगा, ठीक है। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने था, ये मुस्लिम लीग ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लिखा हुआ आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम या कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश। इसी कारण मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश की मांग की थी। मुस्लिम लीग जो था ना, जो कि मुसलमानों के बेसिकली उनके फेवर के लिए बनाया गया था, तो उनका कहना था कि भाई हमें एक अलग से देश बना करके दो, जिसमें मुख्यतः जिन्ना जो थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो अहम रोल निभा रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें तो भाई आजाद हो गया तो हमें अलग देश दे दे भाई, मैंने हमको नहीं चाहिए भैया, और अलग देश बना दे, हम अपना देख लेंगे, हमें क्या करना नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में हो तो आप अपना रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नेहरू जी पटेल जी आप रहिए, गांधी जी, लेकिन हमें अलग देश बना दो, ठीक है। बाद में काफी मनाया भी गया मोहम्मद अली जिन्ना को कि भाई अलग देश मत करो, पाकिस्तान को अलग मत तोड़ो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक चाल है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना माने नहीं भैया, वो बोले कि भैया हम नहीं मानेंगे, हमें अलग चाहिए देश,
तो लास्ट में वो होता है ना कि एक बच्चा जब जिद कर रहा होता है तो लास्ट में क्या करते हैं कि क्या करेगा, चलो ले ले भाई, खिलौना खरीद ले। तो उसी प्रकार से एक अलग देश हमने दे दिया उनको, लेकिन एट द एंड उनका क्या हुआ कि कोई उनका फायदा नहीं हुआ, वो देश बर्बादी की कगार पे आज भी है। ठीक है, और भारत देखिए, भारत मंगल पे पहुंच गया है और वो कहाँ के कहाँ रह गए। तो ये चीजें देखने को मिलती है जब ज्यादा जिद करते हैं और लॉजिकली कोई चीज नहीं किया जाता है तो। ठीक है, जिन्ना को केवल पावर चाहिए था उस टाइम पे। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज मीन बाय टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में यहाँ पर क्या बता रखा है इंग्लिश मीडियम में, पूरा आंसर आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो ये क्वेश्चन भी कई बार 2 नंबर के क्वेश्चनों में पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन है ये कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना हम लोग चित्रों के माध्यम से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इंडिया का हमारा प्यारा भारत का मैप। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आप ले लीजिए इधर केरल वगैरह, इधर कन्याकुमारी से लेकर के आपका ऊपर कश्मीर तक आ जाइए। ठीक है, ये पूरा आज एक भारत है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, केरल में रहते हैं या कन्याकुमारी में रहते हैं, यहाँ से आपको कश्मीर जाना है ना, तो कोई वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको, बिंदास आप निकलिए इधर से और जाइए कश्मीर, घूम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप इधर उड़ीसा में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली से मान लीजिए आपको बिहार जाना है, यूपी जाना है, तो कोई वीजा पासपोर्ट मांगता है? नहीं मांगता है ना सर। आप बोलेंगे कि सर ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो आज आप भारत देख रहे हो ना भाई, ये कंप्लीटली डिफरेंट था 1947 के अंदर। ये मैंने कई बारी बता भी रखा है, लेकिन एक बार ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ ना, तो ये जो एक भारत आप देख पा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे तक, और इधर आपका गुजरात से लेकर के असम तक, ये एक भारत अखंड भारत नहीं था भैया। ये 565 प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो आप रजवाड़े कह सकते हैं, जहां पर राजा राज करते थे, ठीक है, देसी रियासतें कह सकते हैं, उसमें बटा हुआ था। यानी कि 565 ऐसे ऐसे जगह थे भारत के अंदर जहां पर छोटे छोटे राजा राज किया करते थे। ठीक है, अब भैया इसको एक भारत अखंड भारत बनाने की जरूरत थी। अब भैया ये सोचा गया कि यार इतना अलग डाइवर्स कंट्री है हमारा, इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग रहते हैं, 565 राजा जो है राज कर रहा है यार हमारे देश पे, इसको कैसे हम लोग एक भारत बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बंदे का नाम जो है सो कि सबके जबान पे आया, वो थे हमारे यहाँ पर पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ लेजेंड बंदे थे यार, आज तक मैं इनको एक मतलब ग्रेट बंदा जिसको कहते हैं ना अपने टाइम का, वो मानता हूं, और आप भी प्राउड करोगे इनके ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये जो भैया हमारा जो देश बिखरा पड़ा है ना 565 रजवाड़ों के अंदर, इसको एक भारत बना दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा एक भारत बना दीजिए। नेहरू जी के तो बस का था नहीं, नेहरू जी से तो कुछ हुआ नहीं, उनको तो खाली पॉलिटिक्स चाहिए था। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई लोह पुरुष हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले अच्छा ऐसा बात है, काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा नाम भी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये काम हम करके दिखाएंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, साम दाम दंड भेद लगा करके ये 565 जो रजवाड़े थे ना, यानी कि अलग अलग राजा राज किया करते थे, सबको जो है एक भारत के अंदर हमारा जोड़ लिया। और आज आप देख पा रहे होंगे हमारा ये एक भारत है, अखंड भारत है, कोई भी इसमें अलग नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आ जाता है। अब समझिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। जब हमारे पटेल जी जा रहे थे ना सबके पास कि भाई आप जो है भारत के अंदर शामिल हो जाओ, ठीक है, तो पटेल जी को एक बात बखूबी पता था कि अगर मैं जाऊंगा और मान लीजिए कि इसको बोलता हूं, जैसे ये निजाम है, ये हैदराबाद में राज करता था, ठीक है, इसको बोलूंगा कि भाई तू शामिल हो जा भारत में, तो ये आज तो मुंह से बोल करके शामिल हो जाएगा, लेकिन कल को पलटी मार गया तो कल को बोला भाई कोई प्रूफ है कि मैं तुम्हारे अंदर शामिल हूं, मेरा तो अलग देश है, मेरा तो अलग राज्य है, मैं तो अलग चलाऊंगा, मैं तो राजा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिमाग लगाया और यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जिसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये जब भी किसी शासक के पास जाते तो उसको बोलते भैया तू इस पे क्या कर, साइन कर दे। ठीक है, जैसे ही तू इस पे साइन करेगा वैसे ही तू भारत के अंदर जुड़ जाएगा, यानी भारतीय संघ का हिस्सा बन जाएगा। और वो जो डॉक्यूमेंट था ना भाई, वो जो कागज था जिस पर राजाओं से साइन करवाया जाता था, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया। यही आंसर आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया या कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो था जिस पर साइन करके कोई भी प्रिंसली स्टेट जो था वो ज्वाइन कर सकता था इंडियन यूनियन को। ठीक है, यानी भारतीय संघ को। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिए आप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि 4 ऐसी रियासतें थी ना जिसको विलय करने में कठिनाई आई थी, जिसको मर्ज करने में, भारत के अंदर जोड़ने में कठिनाई आई थी। ठीक है, कौन कौन सा? पहला था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था कश्मीर और चौथा था मणिपुर। ये 4 रियासतें जो थी उसको भारत के अंदर जोड़ने में ना बहुत प्रॉब्लम आया था। ठीक है, लेकिन अब भाई जिम्मेदारी किसके हाथ में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में, तो इनको जोड़ लिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि मणिपुर का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ वो बताइए, या हैदराबाद के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ वो बताइए। तो इसके इन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 4 ऐसी रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, जिनको भारत के अंदर जोड़ने में बहुत दिक्कत आई थी। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि देयर वाज डिफिकल्टी, मतलब क्वेश्चन क्या आप इंग्लिश में समझाने के लिए लिख दिया हूं, डिफिकल्टी इन द मर्जर ऑफ द 4 प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये थे आपके जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर कई बारी पूछा जा चुका है। क्या है हमारा क्वेश्चन कि आजाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 3 बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना है। आजाद तो हम लोग हो गए 1947 के अंदर, ये हमारा देश बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 बड़ी चुनौतियां थी जिसके ऊपर नेहरू जी से लेकर के और जितने भी और मंत्री थे, सारे के सारे जो भी राजनीति में थे सब चिंता कर रहे थे। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? पहला चुनौती था कि देश के अंदर ना भाई एकता स्थापित करना है हमें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगला था कि लोकतंत्र कायम करना है भाई, लोकतंत्र बोले तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है हमारे देश के अंदर की, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए। और उसके अगला चुनौती था कि ऐसा विकास हो जिसमें सभी लोग आ जाए उसमें। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देश में कोई विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि देश के जो भी गरीब लोग हैं उनको हम लोग पैसा दे रहे हैं, यानी सरकार जो है पैसा दे रही है कि आप अपना घर वर बनाइए और आराम से रहिए, इस तरह से करके पक्का घर बना करके, तो वो जो पैसा है ना गरीब से गरीब तबके को भी मिले, और साथ ही साथ जो अगर आदिवासी है या निचली जाति का है तो सभी को पैसा मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों का विकास हो सके। इस पर जो है सभी को चिंता थी। तो ये टोटल 3 ऐसी चुनौतियां थी जिस पर कि सभी की चिंता थी, चाहे नेहरू जी ने लीजिए या फिर और सारे जितने भी मंत्री थे सब चिंतित थे इसी। अब यही आंसर आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि आजाद भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियां थी वो क्या क्या थी। मैंने आपको बताया, पहला जो चुनौती था, पहला जो प्रॉब्लम था या चैलेंज जो था वो था देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी। हमारे देश में इतनी विविधता है ना, यहाँ भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रूप रंग के है, कोई काला है कोई गोरा है, इस तरह से लोग हैं, कई परंपराएं हैं। ऐसे में इतनी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकजुट रख पाना बहुत कठिन था। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 के अंदर, तो अंग्रेज से लेकर अमेरिका से लेकर और ना जाने कितने ही देश कह रहे थे भाई तुम नहीं रह पाओगे एक देश बन करके, तुम टूट जाओगे, जैसे अभी टूटे हुए हो ना 565 रजवाड़ों में, और टूटोगे और ये बर्बाद हो जाएगा भारत। जैसे ही अंग्रेज लोग भारत छोड़ के गए तो ये बातें होने लग गई, और ये भी बातें होने लग गई कि भाई अंग्रेजों को वापस भारत में कब्जा कर लेना चाहिए और भारत को चलाना चाहिए था। ठीक है, और आज भी देखेंगे तो अमेरिका में जर्नलिस्ट यही सब बोलते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए, ठीक है, तो इससे भारत को नुकसान हुआ। भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने ये चीज प्रूव करके दिखाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जो अन्य चमत्कारी नेता थे हमारे देश के अंदर, सबने ये प्रूव करके दिखाया कि हमारे देश को भी एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। हम इतनी भाषा, इतने रंग रूप वाले लोग, इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रह सकते हैं एक देश के अंदर, ये चीज को हमने साबित करके दिखाया। तो पहला तो ये चुनौती था। दूसरा चुनौती क्या था आजाद भारत के सामने? वो ये था कि लोकतंत्र कायम करना। इतने बड़े देश के अंदर जो है ना लोकतंत्र कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई लोकतंत्र बोले तो जनता का शासन, लोगों का शासन स्टैब्लिश करना।
ठीक है, तो दूसरी चुनौती आपकी ये हो गई। तीसरा जो चुनौती था वो क्या था, वो था आपका सारे समाज का विकास हो, यानी कि समुच्चा विकास जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, देश में अब इस प्रकार से शासन चलाना था जिससे कि समूचे समाज का विकास हो, समाज में सबको समानता मिले, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, यानी कि समाज के अंदर जो निचले से निचले तबका का भी आदमी है ना, या गरीब से गरीब आदमी, या छोटी से छोटी जाति का भी आदमी है ना, उसका भी विकास हो, वो भी आगे बढ़ सके। और जब वो भी आगे बढ़ेगा ना तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़ी जाति वाले को आगे बढ़ाएंगे या बड़े लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से विकास करना था कि सभी लोगों का उस टाइम पे देश के अंदर विकास हो। तो ये मेनली 3 प्रॉब्लम था जो आजाद भारत ने फेस किया, यानी कि आजाद भारत के समक्ष था। इंडिपेंडेंट जब हमारा यानी देश जब आजाद हो गया तो हमारे सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा वाला क्वेश्चन, याद भी रखिएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका कि डिस्क्राइब 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया। बिफोर नहीं होगा आपका, जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आएगा आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कंट्री जो है उसको कैसे यूनाइट कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम था। इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, कैसे यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करें, और ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि पूरे जितने भी समाज के लोग हैं सभी का विकास हो। तो ये 3 चुनौतियां थी। बाकी आप आंसर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि भारत पाक के विभाजन के क्या परिणाम हुए उसका वर्णन करें। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो यहाँ पर आप एक इमेज देख लीजिए। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये पहली तस्वीर है भारत पाक विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ ना 1947 के अंदर, तो उनमें से ये कुछ तस्वीरें ली गई थी। देख रहे हैं आप किस तरह से लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये आपकी ही बुक में से, हिस्ट्री की बुक जो है उसमें से ये इमेजेस लिया है मैंने, कि कैमरे जो है सो कि कैमरे की तस्वीरों में से हम देख सकते हैं कि उस समय हिंसा का एहसास कैसा होगा। देख रहे हैं पूरा एकदम गोला बारूद फेंका जा रहा है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए किस तरह से उस टाइम पे इतनी हिंसा हुई, इतना ज्यादा वायलेंस हुआ, केवल और केवल पार्टीशन यानी कि जो बंटवारा हुआ था उसी के कारण। देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे लोग जो है ट्रेनों में भर भर के दूसरे स्थान पर जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कई सारे लोग जो ट्रेनों में नहीं जा पा रहे हैं वो बैलगाड़ियों से अपने परिवार के साथ जो है सो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि भाई क्या करें, बंटवारा हो गया है, अब हमें दूसरे स्थान पर जाना है, हमें तो पाकिस्तान में रहना है, हमें तो हिंदुस्तान में रहना है। तो इस तरह से करके कई सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये आदमी देखिए यहाँ एकदम माथा पकड़ के बैठ गया कि क्या करूं, मेरे को तो, मेरे ऊपर तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मैं कैसे घर चलाऊंगा। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उस टाइम पे थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कानून का व्यवस्था का नाश या धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून व्यवस्था की। यहाँ पुलिस वाले भी दौड़ रहे हैं कि मत करो मत करो, लेकिन जो दंगा करने वाले लोग हैं यहाँ दबा के एकदम दंगा उंगा कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन हुआ और धर्म के नाम पर दंगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हमें। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है उनको ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिल रहा था तो ट्रेन के ऊपर बैठ गए कि चलो भाई हमें यहाँ से जाना है, हमें पाकिस्तान के अंदर जाना है, हमें हिंदुस्तान के अंदर जाना है। लाखों लोगों की जान गई उस टाइम पे। देख रहे उस टाइम पे हाथ से ही क्या करते थे, जैसे कि देख लीजिए ये उनका बेटा होंगे संभवतः और ये उनके पति जी होंगे, और उनकी जो माता जी है या इनकी वाइफ कह लीजिए, इनको एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब होता है ना कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंधे पे ही लेके जाएंगे क्योंकि बूढ़ी माँ है हमारी। यहाँ पर ये देख सकते हैं इनका कहना है। ठीक है, तो इनको लेकर के जाएंगे। ये विभाजन की कुछ दर्दनाक तस्वीरें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ये वाली तस्वीर सबसे ज्यादा दर्दनाक है कि शरणार्थियों के रहने के लिए पुराना किला के अंदर ये कुछ तरह के यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी। देख रही माथा पकड़ के बेचारा बच्चा जो है बैठा हुआ है कि अब क्या होगा, विभाजन हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था भाई। तो बहुत जो ऐसा की चीजें, बहुत सारे परिणाम हमें विभाजन के देखने को मिले थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। लिखित में जो चीजें हैं उनको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। वो तो मैंने एक मोटी मोटी भूमिका बांध दी, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं
कि लोग जो थे ना उनको मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। ठीक है, ये विभाजन के परिणाम है भाई। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये रिजल्ट निकल करके आया, ये परिणाम निकल करके आया। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा लोगों को। ठीक है, आपको मैंने तस्वीरों में भी दिखाया कि बड़े स्तर पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ। ठीक है, लाखों लोग मरे उसके अंदर। और कुछ यूनिक शब्द जो है ना आप यूज कर सकते हैं, या किताबी लैंग्वेज के शब्द यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि विभाजन जो था ना वो आकस्मिक था, अनियोजित रूप से त्रासदी भरा था। ऐसे शब्द अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होगा, मतलब कि जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपका जो है ज्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली कि धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, मैं तेरे को मारूंगा। इस तरह की चीजें उस टाइम पे हमें देखने को मिली थी जब देश का पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर। ठीक है, और अमृतसर और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों का मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। जो लोग थे ना वहां पे, उनको मजबूरन, जो रिफ्यूजीज का कैंप हुआ करता था, शरणार्थियों का शिविर हुआ करता था जहां पर शरणार्थी रहते थे, वहां पर मजबूरन रहना पड़ा क्योंकि दंगे हो रहे थे यार। वो घर पे भी तो नहीं रह सकते थे। औरतों को क्या किया गया, अगवा कर लिया गया, जबरन क्या किया गया, उनकी शादी करनी पड़ी, मतलब औरतों को। और कई बार तो ये भी देखने को मिला कि उनका धर्म भी परिवर्तित कर दिया गया है औरतों का। तो ये बहुत गहरी यादें छोड़ के गई हैं जो पार्टीशन हुआ था वो हमारे लिए। ठीक है, कई मामलों में क्या हुआ ना कि लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद ही घर की बहू बेटियों को मार डाला कि यार दूसरा बंदा आएगा, उसका जो है गलत जो है सो कि मतलब यौन शोषण वगैरह करेगा तो इससे हमारी परिवार की इज्जत जाएगी, इसलिए हम खुद ही मार देते हैं यार। ठीक है, ये चीजें भी हमें पार्टीशन के टाइम पे देखने को मिली थी। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बहुत दर्दनाक था यार। और साथ ही साथ अगर हम लोग विभाजन की बात कर रहे हैं ना, तो वित्तीय संपदा के साथ साथ यानी पैसा उसा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा हुआ था उस टाइम पे। ये सब चीज बांट दिया गया था। लगभग 80 लाख लोगों को घर छोड़कर सीमा पार आना पड़ा। ठीक है, और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सोचिए कितने ज्यादा लोग जो है उस टाइम पे मरे होंगे, 5 से 10 लाख। भाई एक जगह इकट्ठा हो जाए ना तो भाई वो जगह पूरा हिल जाए, इतने लोग होते हैं ये। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडो पाक। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको बताया कि सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसको एक भारत बनाने के अंदर। ठीक है, बाकी आप आंसर यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। कोशिश किया कीजिए कि आप अपने मन से आंसर ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी जो आंसर आपको यहाँ पर या कोई भी वीडियो के अंदर क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है, उससे केवल और केवल हिंट लिया कीजिए। ठीक है, हिंट लेकर के आप अपना मिक्सचर बना के आंसर बनाइए। अगर मैं अपनी बात करूं ना कि बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में मैं कैसे आंसर लिखा करता था क्वेश्चन का, तो मैं क्या करता था ना कि 4-5 जगह का आंसर देखता था। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा समझ, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी क्वेश्चन का जो है सो कि आंसर लिखना है, तो मैं क्या करता था, पहले तो सपोर्ट मटेरियल जो है सो कि वो देख लेता था कि उसमें कुछ आंसर मिल जाए मेरे को। फिर उसके बाद जो है, जो मेरे पास नोट्स थे, ठीक है, उस नोट्स के अंदर जो है आंसर देख लेता था। फिर 10 ईयर जो था मेरे पास, उस 10 ईयर में आंसर देख लेता था। कुछ जो मेरे मतलब आसपास के जो दोस्त थे ना, फ्रेंड थे, उनके भी नोट्स पढ़ लिया करता था क्योंकि उनके जो आंसर होते थे वो डिफरेंट होते थे। ठीक है, तो इस तरह से करके मैं क्या करता था, 4-5 जगह एक क्वेश्चन का आंसर देखता था, 5 जगह, और फाइनली जो मेरा आंसर निकल करके आता था ना, वो वन ऑफ द बेस्ट आंसर जो मुझे लगता है मैं लिखता था। और मेरे टीचरों ने भी मुझे यही बताया था कि बेटा ऐसे ही आंसर लिखना तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कई टीचरों ने एडवाइस दिया था, तो मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया। और जो लास्ट में जो कंक्लूजन आपका आंसर निकल करके आता है ना, बाकी आप अपना माइंड भी लगाएंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट आंसरों में से एक होता है वो। ठीक है, आपको वो टीचर वहां पूरे में से पूरे नंबर देगा ही। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 देगा ही देगा, और वो भी हंस के 6 में से 6 देगा, ये नहीं कि रो करके 6 में से 6 देगा, क्योंकि आपने लिखा ही इतना बेटर होगा। ठीक है, तो आप भी आंसर इसी प्रकार से बनाया कीजिए। आई होप कि आपको समझ। बाकी आप आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आंसर आप पढ़ सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है हमसे कि हैदराबाद रियासत किस प्रकार भारतीय संघ का हिस्सा हुआ, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो हैदराबाद था ना, उसके बारे में आपको बताना है कि वो भारत के अंदर कैसे मिला। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भारत का नक्शा आपको देखने को मिल रहा होगा। भारत का मैप है ये, हमारे प्यारे भारत का। यहाँ पर अगर हम लोग हैदराबाद को ढूंढे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये है हैदराबाद, ये दिख रहा है, हैदराबाद लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो था ना भाई, हैदराबाद बहुत अमीर कह सकते हैं रियासत था। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर रियासतों में से एक था, बहुत पैसा था भाई इसके पास। ये बोल रहा था कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा भाई, मैं अपना अलग ही देश बनाऊंगा। क्योंकि जब अंग्रेज लोग गए थे तो वो बोल के गए थे कि भाई या तो चाहो तो तुम भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या अलग देश बना लो। ठीक है, तो ये जो था ये बोल रहा था कि मैं अलग देश बनाऊंगा। ऊपर कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर, वहां का राजा बोल रहा था कि मैं अभी इसको अलग देश बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो खैर कश्मीर की बात अभी नहीं करनी है, हमें हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद का रियासत का जो राजा था उसको बोलते हैं निजाम। ठीक है, अब निजाम की फोटो आपको मैं दिखा देता हूं एक बारी। ये आप देख रहे हैं ना, ये निजाम की फोटो है। ठीक है, ये देख रहे हैं बुढ़ऊ को, ये निजाम है हमारा। यहाँ पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, वो उनको आना पड़ा। और यहाँ पर निजाम जी को जैसे कि मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप समझे। निजाम अपने समय के एक बेहतरीन राजाओं में से एक थे, लेकिन हाँ उनकी कई कमियां भी रही हैं अपने टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर निजाम जो थे वो बोल रहे थे कि मैं भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं दिक्कत से भरता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां का जो राजा था वो तो मुस्लिम था, लेकिन ज्यादातर वहां की जनता जो थी ना वो हिंदू थी। और वो ये चाहती थी कि भाई क्या करे कि जो हैदराबाद है वो भारत के अंदर मिल जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी ये चाहते थे, लेकिन निजाम बोल रहा था कि नहीं सरदार जी, हम तो नहीं जुड़ेंगे, हम तो अलग देश बनाएंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले रुक जा भाई, साम दाम दंड भेद लगा करके तेरे को ले तो लूंगा अंटे में, तू टेंशन मत ले। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना वेट करते रहे। एक टाइम पे क्या हुआ, निजाम की जो जनता थी, मतलब वहाँ जो हैदराबाद की जो जनता थी ना, जो लोग थे वहां पर रहने वाले, वो निजाम के खिलाफ भड़क गए, क्योंकि निजाम ने कुछ काम ऐसा कर दिया। ठीक है, और भड़क गए। यहाँ पर जो है सो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक मौका मिल गया कि भाई चल, वहां की जनता ही भड़क गई है तो हम क्यों रुके, हम भी चलते हैं। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि अपनी सेना भेजी, और सेना की कार्यवाही के कारण क्या हुआ कि जो हैदराबाद था उसको फाइनली भारत के अंदर मिला लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार भारत के अंदर हैदराबाद जुड़ा। यही आंसर आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, पहले बता रखा है। हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति बता रखा है कि हैदराबाद रियासत जो था ना वो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है, यानी बीच में है हैदराबाद, और चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। ठीक है, यानी कि चारों ओर से भारत की जो धरती है उससे वो घिरा हुआ था हैदराबाद। निजाम की क्या इच्छा थी, निजाम आपको बताया मैंने, वहां का राजा था, उसका इच्छा था हैदराबाद का शासक निजाम की, वो स्वतंत्र रियासत का दर्जा चाहता था। यानी कि हैदराबाद को अलग रखेंगे हम लोग, स्वतंत्र रखेंगे, ना भारत में मिलाएंगे ना पाकिस्तान में मिलाएंगे, ये वो चाहता था। जनता की क्या इच्छा थी, जनता की इच्छा को दबाने का प्रयास किया गया। जनता ने निजाम के निर्णय का विरोध किया, इसे दबाने के लिए अर्ध सैनिक बलों, रजाकारों का प्रयोग किया गया। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, लूटपाट, हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाओं को देखते हुए भारत द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया, यानी सेना, मिलिट्री को भेजा गया, आर्मी को भेजा गया, और भारतीय सेना की जीत के साथ हैदराबाद जो था ना उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और भारत के अंदर हैदराबाद हमारा जुड़ गया। इस प्रकार से आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम आप देखेंगे, ज्यादातर 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर कैसे जोड़ा गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ डिड द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, एक्सप्लेन। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इंग्लिश मीडियम में, आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, डिजायर ऑफ निजाम, यानी निजाम क्या चाहता था भैया वो बता सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूरा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अटेम्प्ट टू सप्रेस द विल ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्या है ये कि राज्यों का पुनर्गठन जो है, या राज्य पुनर्गठन इस तरह से कैसे हमें देखने को मिला। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एक भारत तो बना दिया, लेकिन अलग अलग राज्य जो है ना वो मांग करने लग गए
कि हमें अलग राज्य बनाओ, हमारे यहाँ अलग भाषा बोली जाती है, हमारे यहाँ अलग भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से हमें राज्यों का पुनर्गठन देखने को मिला। ठीक है, इसके ऊपर अलग से टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया था कि आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, एक मीटिंग हुआ था बेसिकली, नागपुर अधिवेशन जिसको आप कह सकते हैं कांग्रेस का। इसमें इस चीज को मान लिया गया कि भारत के अंदर जो भी राज्य है ना, अलग अलग स्टेट्स है, उनको अगर हम लोग दोबारा से तोड़ करके कोई और राज्य बनाना हो तो भाषा के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर से गुजरात निकला क्योंकि वहां पर गुजराती बोलने वाले लोग ज्यादा थे। तो इस तरह से भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बनाया जाएगा, ये चीज मान लिया गया था 1920 के अंदर ही। देश आजाद होने से कई साल पहले ये चीज मान लिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि आजादी और बंटवारे के बाद देश के हालात जो थे ना ऐसे हुए कि नेताओं को यह चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए ना तो कहीं देश टूट ना जाए दोबारा से। ठीक है, यानी आजादी जब हमें मिली और जब विभाजन हुआ तो उसके बाद देश में ऐसी स्थितियां बन गई ना कि जो नेता उता थे ना, खासकर नेहरू एकदम सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अगर भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करेंगे तो हमारे देश का टूट जाने का खतरा है। ठीक है, तो यहीं पर सरकार ने इस मसले को रोकने का फैसला किया, तो स्थानीय नेता इसके खिलाफ हो गए, समस्या ने रंग दिखाया। वहीं वहां के लोग जो थे तेलुगु भाषा बोलने वाले थे, उन्होंने अपने लिए मद्रास से अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करने लग गए। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि इस चीज को दबा देते हैं, लेकिन जो लोकल लोग थे ना वो इस चीज का विरोध करने लग गए। अब तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे ना वो बोले कि भाई हमें मद्रास से अलग कर दो और हमें आंध्र प्रदेश का दर्जा दे दो कि हमारा राज्य आंध्र प्रदेश है, हम लोग तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार जो आई ना, सरकार बोली कि हाँ ना की स्थिति में थी कि करेंगे नहीं करेंगे, हाँ देख लेंगे, इस तरह से कि सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। वहीं पर क्या देखने को मिला कि कांग्रेस नेता श्री पोट्टी रामुलु ने अनिश्चित काल भूख हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है, और 56 दिन के बाद उनकी मौत हुई तथा लोग भड़क गए और हिंसा हुई और मदाय के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और 1952 में दिसंबर में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग को देखेंगे ना बच्चों। तो ये है आपके श्री पोट्टी श्री रामुलु करके, ये व्यक्ति क्या थे, ये 52 दिनों की भूख हड़ताल पे चले गए और 52वें दिन क्या हुआ, इनका निधन हो गया। इनका एक ही मांग था कि भाई हमें अलग राज्य बना करके दो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और नेहरू जी यहाँ पर माथा पकड़ लिए कि भैया कैसे करेंगे यार, क्या बात कर रहे हो, देश टूट जाएगा यार, दिक्कत हो जाएगा। अब पोट्टी श्री रामुलु बोले कि हमें नहीं पता सर जी, हमें अलग देश बना, हमें अपना अलग राज्य बना करके दो, हम अलग भाषा बोलते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 हफ्ता, 10 दिन बीत गया। नेहरू जी बोले हाँ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 52वें दिन क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई पोट्टी श्री रामुलु जी की। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां की जो जनता थी भड़क गई, बोली भाई भारत के जो भी लीडर उडर है उनसे भड़क गया, बहुत दिक्कत हो गया। अब भाई भारत के अंदर जो भी लीडर उडर थे, नेता होता एकदम सब सर पकड़ के बैठ गए और लास्ट में नेहरू जी ने क्या बोला कि चलो ठीक है, अलग राज्य बना देते हैं भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। और वहीं इनके निधन के बाद अनिश्चित काल के लिए जो भूख हड़ताल पे चले गए थे, 52 दिनों में इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अलग राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको मैं मैप में दिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे ना तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, देख रहे हैं इंडिया के मैप के अंदर इधर। ठीक है, तो ये अलग राज्य बना दिया गया भाषा के आधार। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और हाँ, यहाँ पर जो उनकी मौत हुई थी ना वो 56 दिनों के बाद, 56 डेज के बाद इनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के बाद। किनकी मौत हुई थी या मृत्यु हुई थी, श्री पोट्टी श्री रामुलु जी की। ठीक है, और अलग राज्य कब बनाया गया, 1952 दिसंबर के अंदर नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग जो थी उसको मान ली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना वो कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बाकी यही टॉपिक आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, मैंने आपको वैसे समझा भी दिया है बच्चों। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन आपसे सीधा इस तरह से पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, या राज्य पुनर्गठन आयोग तो अलग हो जाता है, यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन में किस प्रकार से समस्याएं आई उसके बारे में बताइए। तो आप इस तरह से आंसर लिखते हुए चलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि मणिपुर का विलय जो था वो भारत में कैसे हुआ, ये बताओ। ठीक है, तो अगर हम लोग मणिपुर के विलय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां का जो राजा था ना उसके बारे में देख लेते हैं। मणिपुर के राजा का नाम था महाराजा बोध चंद्र सिंह जी।
ठीक है, क्या नाम था इनका? बोध चंद्र सिंह जी, यानी कि महाराजा बोध चंद्र सिंह जी। ठीक है, और यहाँ पर मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो 1948 में जून महीने में चुनाव कराया गया। इस चुनाव के बाद जो है मणिपुर में संवैधानिक या कह लीजिए संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। ठीक है, और मणिपुर के राजा ने आजादी के कुछ दिन पहले ही भारत के साथ विजय के लिए एक सहमति पत्र जो है वो हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर विलय होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिला कि इसके बदले में उन्हें आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर की विधानसभा ने कहा कि बिना उनके सलाह मशवरा के राजा पर दबाव बनाकर उन्हें भारत में शामिल करने के लिए राजी किया गया है। और मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि इस विलय जो भारत के साथ विलय हो रहा है ना उसमें हो जाए, लेकिन अन्य पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी मणिपुर की, वो चाहती थी कि भारत के अंदर जुड़ जाए, लेकिन और पार्टियां वहां पर नहीं चाहती थी। भारत सरकार इसे भारत में शामिल करने में सफल हुई, लेकिन यहाँ की जनता आज भी इस बात पर क्रोध और नाराजगी देखने को मिलता है। यहाँ की जो जनता है ना वो आज भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और नाराज देखने को मिलती है कि कैसे मणिपुर को भारत के अंदर शामिल किया गया। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार कठिन परिश्रमों के बाद मणिपुर का विलय भारतीय संघ में हुआ, लेकिन वहां की जनता आज भी इस चीज को लेकर नाराज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है कि मणिपुर का विलय भारत के अंदर कैसे हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मणिपुर में आपको मैप में भी दिखा देता हूँ मणिपुर आपको। ये आप भारत का नक्शा देख सकते हैं, यानी हमारे प्यारे भारत का मैप है ये। यहाँ पर आप देखेंगे ना इधर साइड आपका, तो यहाँ पर देखेंगे ये है आपका मणिपुर। ये देख रहे हैं नागालैंड के नीचे जस्ट असम के बगल में इधर साइड में ये मणिपुर है आपका। तो इसको हमने फाइनली भारत के अंदर मिला लिया, लेकिन यहाँ की जनता आज भी थोड़ा सा नाखुश देखने को मिलती है। मेजोरिटी ऑफ जनता जो है मान चुकी है और हमने फाइनली भारत के अंदर इसको मिला लिया मणिपुर को। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ डिड मणिपुर मर्ज विथ इंडिया। तो आप आंसर जो लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में इसका इस प्रकार से लिखेंगे। आंसर वही रहेगा, बस मीडियम बदल जाएगा। हिंदी में मैंने आपको समझाया है, इंग्लिश में हो जाएगा आंसर, बाकी आपको वही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ मीडियम खाली चेंज करना है आपको। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है। बस बच्चों यही था हमारा आज का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।